हेलो मेरे प्यारे साइंस, सबका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वी आर द कंप्लीटली इन द एंडिंग फेज। हमने जो स्टार्टिंग का इवेंट था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चलेगा। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन हो गया, इट्स मीन प्रेगनेंसी लीड्स हो गया, और प्रेगनेंसी लीड्स हो गया तो प्रेगनेंसी बढ़ते बढ़ते अब कैसे ये पूरा एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, यानी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, और वो एम्ब्रायो एक स्मॉल बेबी में बदल जाता है, जिसको फीटस हम लोग बोलते हैं। फीटस यानी एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान में। और ये बेबी जो डेवलपमेंट करता है, इसके सर्टेन स्टेजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। जैसे पहले क्या बनता है, डिजिट कैसे आते हैं, हर्ट कैसे बनते हैं, ब्रेन कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद लाइम्स कैसे आता है, फोर लाइम्स, साइड लाइम्स कैसे आता है। ये सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो जब बनते हैं तो इस बनने में कितना समय लेता है, इस कंप्लीट समय को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। और इस जेस्टेशन पीरियड को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसको 3 ट्राइमेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 ट्राइमेस्टर। और इसी 3 ट्राइमेस्टर के दौरान में जो प्रेगनेंसी होता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी में खास करके बच्चे लोगों को एक टेक्निक से देखा जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट सही है या नहीं है। उस टेक्निक का नाम पता है आप लोग को? क्या होता है? सोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम लोग। अगर आपके घर में जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, दीदी चाहे जो भी चाची वगैरह, तो आप देखते होंगे कि उन लोगों को प्रत्येक 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले जाया जाता है घर में। इसके पीछे वजह होती है कि स्टार्टिंग के डेवलपमेंट से एंडिंग के डेवलपमेंट तक फीटस पे नजर रखा जाता है कि उनका डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अंदर में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया। अंदर में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेंगे कि मैं खराब बच्चे को जन्म दूं, अपंग बच्चे को जन्म दूं, या फिर कुछ डिफरेंट बच्चे को जन्म दूं, है कि नहीं? इसमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो सजेस्ट करती है कि ये बेबी निकालना या बेबी को करना सेफ नहीं है। ऐसे केसेस मैंने 1-2 सुने हैं, इसीलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं कि अल्ट्रासाउंड में हर एक डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड का कुछ मिसयूज भी होने लगा था सर्टेन टाइम पहले। मिसयूज किस लिए मिसयूज हो रहा था पता है आप लोगों को? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, जेंडर फाइंड आउट के लिए, यानी लिंग के निर्धारण के लिए। तो इसीलिए अब कभी भी अल्ट्रासाउंड वाले जगहों पे जाइएगा, वहां पे एक बहुत बड़े कोटेशन में लिखा हुआ रहता है कि लिंग निर्धारण करना कानूनी अपराध है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड है हियर, इट इज अ ऑफेंसिव एक्ट। यानी ये एक ऐसा ऑफेंसिव एक्ट है कि ये करना नहीं है, क्योंकि करने के बाद आदमी पकड़ा जाएगा, या फिर उसका जो लाइसेंस है, जो अगर ये कर रहा है, ये रद्द हो जाएगा। यानी कानूनी तौर पे ये लीगल नहीं है, अब इलीगल हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसका मिसयूज होने लगा कि जो फीमेल चाइल्ड थी उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा कई पेरेंट लोगों के द्वारा, और वूम्ब में ही उसे मार दिया जाता था और उसे अबॉर्ट करा दिया जाता था, जिसके वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके बहुत सारे जेंडर इनइक्वलिटी आने लगे। इनइक्वलिटी का मतलब असमानताएं, लड़के लोग ज्यादा हो गए, लड़कियां लोग कम हो गई। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं ऐसे ऐसे स्टेट्स में कि जहां पर लड़की लोगों की संख्या 700 750 करीब में पहुंच गई और लड़का लोग 1000 है। तो केवल लड़का को बिया होगा, 700-750 में बिया होगा, बाकी सब तो इसी रह जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कई जगहों पर। कई जगहों तो पूरे बैन है। हाँ, फॉरेन की बातें अलग हैं। फॉरेन में लोग समझदार होते हैं, उनको बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं, उनको चाइल्ड से मतलब होता है। चाइल्ड, बेटा बेटी में फर्क करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, ठीक है? ये चीज करना ही नहीं चाहिए। चाइल्ड इज चाइल्ड, चाइल्ड इज चाइल्ड, बस। बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। बेटा पैदा होते थोड़ी कमाने लगता है, उसमें भी खर्च लगता है, उसको भी बड़ा करेंगे और उसके बाद भी नालायक निकल जाएगा तो फिर और बेकार। लेकिन बेटी जो होती है वो बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर केस में नालायक निकलती है। ऐसा नहीं कि बेटियां नालायक नहीं निकलती हैं, कई कई बेटियों को आप देखिएगा कि अपने माता पिता को बात ना सुन के कुछ और अलग अलग कर लेना। लेकिन ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं। लेकिन बेटी का जो अपने माँ और पिताजी के प्रति एक सहानुभूति होती है, वो मरते दम तक रहती है, ठीक है? आइए, सो कम टू द मेन पॉइंट। हम लोग को आज जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक चलने वाला है? वो चलने वाला है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दिस इज द टॉपिक ऑफ योर टुडे क्लास। प्रेगनेंसी यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्भाधारण। क्या कहते हैं? गर्भाधारण।
और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब हम लोग कहते हैं भ्रूण का विकास होना। किसका विकास होना? भ्रूण का विकास होना। एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण कहते हैं, भ्रूण यानी जो हमारे गर्भ में जो हम माताओं के गर्भ में बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको भ्रूण कहा जाता है। चल रहा है ना? हाँ, तो कहता है प्लासेंटा, भ्रूण का डेवलपमेंट होता कैसे है बच्चा लोग? भ्रूण का सर डेवलपमेंट होता है जैसे कि अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्लास में ये बातें पढ़ी थी कि फर्टिलाइजेशन कहां पे हो गया सर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में हुआ सर? एम्पुला में। वहां से ट्रैवल करते हुए, ठीक है ना, वहां से ट्रैवल करते हुए कहां पे आए? इंडोमेट्रियम वॉल में अटैच हो गया। हो गया? इंडोमेट्रियम वॉल में जब अटैच हुआ तो वहां पर किस चीज का डेवलपमेंट होगा? प्लासेंटा का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि 9 महीने, क्योंकि अब जब इंडोमेट्रियम वॉल में डेवलपमेंट हुआ तो इंडोमेट्रियम वॉल उसे क्या कर लेगा? कवर कर लेता है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया, और वहां से फिर एक प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है जो बेबी के साथ अटैच हो जाता है। बेबी के किस पार्ट में अटैच होता है? बेली में, नाभि में, नेवल पार्ट। दिस इज द नेवल पार्ट ऑफ बेली, जो अभी भी गड्ढा जैसा दिखता है हम लोगों का। बचपन में इसी से कॉर्ड से, ठीक है ना, प्लासेंटल कॉर्ड मदर से फीटस का जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए कहते हैं कि नेवल पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी सारी ऊर्जाएं यहीं पर होती हैं। आपने सुना होगा कई आध्यात्मिक पुरुषों लोगों के द्वारा, गुरुओं लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि नेवल पार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये कहते हैं, आपने पुरानी कथाओं में ये भी सुना होगा कि रावण का प्राण कहां पे बसा हुआ था? नेवल में, नाभि में बसा हुआ था। और ये किसी को नहीं पता था। सिर्फ किसे पता था? नहीं, विभीषण को पता था। विभीषण को विभीषण बताए राम जी को। राम जी को भी नहीं पता था। कई दिन युद्ध चला, रावण मर ही नहीं रहा था। सर काटते थे उसका। हाँ, सर काटते थे, और जबकि सर दशानन तो पहले से ही है, ठीक है ना। दशानन नाम ही, इसीलिए 10 सिर आ गया दशानन, क्योंकि भगवान शिव को जब अपना सर काट के दिया तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और 9 बार सिर काटे थे शायद, ठीक है ना, 9 बार। तो 9 बार सिर काटे तो फिर 10वां बार में आया था, भगवान शिव प्रकट हुए और सारे मुंडी उनको वरदान में दे दी, इसलिए उनको दशानन कहते हैं। लेकिन मेन पार्ट है नेवल से रिलेटेड। नेवल यानी नाभि, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मुंह सूख रहा है, नाभि में तेल डालिए। शरीर में अगर ऊर्जाएं कम है, नाभि में तेल डालिए। तेल का मतलब होता है कोई भी बहुत तरीके के जो होते हैं वो फिर आपका बहुत ही ऊर्जावान बनाएगा। खैर आइए मेन बात पे आते हैं। सर कहां कहां चले जाते हैं? चले जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड ही, नाभि पे पहुंच गए। आइए, प्लासेंटा इज एन इंटीमेट मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेरस ऑफ द मदर। मदर के यूटेरस से फीटस यानी जो बच्चा है, भ्रूण है, ठीक है, इसके बीच में कनेक्शन। वो कैसा कनेक्शन? इंटीमेट मैकेनिकल कनेक्शन, पारस्परिक बहुत ही यांत्रिक कनेक्शन। क्योंकि इसी प्लासेंटा से न्यूट्रिशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। किसका? बेबी का या फिर फीटस का, ठीक है। यानी सांस भी लेना है प्लासेंटा के थ्रू, पोषण भी करना है प्लासेंटा के थ्रू, एक्सक्रीशन भी करना है प्लासेंटा के थ्रू। टोटल प्लासेंटा एक लिंक बनता है जो मदर से फीटस के बीच में 9 महीने तक की कड़ी रहती है। कितने महीने तक की? 9 महीने तक की। प्लासेंटा कनेक्ट मिनट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जैसे ये प्लासेंटा जो है इस तरीके से मिनट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और फाइनली ये वाला पार्ट जो बच्चे के नेवल से जुड़ा रहता है, अभी मैं दिखा दूंगा, वो रहेगा फिगर। यूटेराइन वॉल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग डिप्रेशन कॉल्ड क्रिप्स। जो यूटेराइन वॉल होता है, यूटेराइन वॉल जिसपे डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन का मतलब दबाव, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्स। ह्यूमन प्लासेंटा इज, ये MVVI है, इसे एकदम याद कर लीजिएगा। ह्यूमन प्लासेंटा कैसा होता है? हीमोकॉरियल प्लासेंटा होता है सर। कैसा होता है? हीमोकॉरियल प्लासेंटा। अब ये वर्ड हीम का मतलब होता है HAEME, हीम का मतलब होता है ब्लड या आरबीसी। क्या होता है? हीमोग्लोबिन वर्ड से आया है ना, हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी में पढ़ा था, रेड होता है। तो हीमोकॉरियल प्लासेंटा का मतलब होता है मैटरनल ब्लड बाथेस फीटल कोरियोनिक विलाई डायरेक्टली। इसमें जो मैटरनल ब्लड होता है, माता का ब्लड गर्भ में, ठीक है, वो डायरेक्टली कोरियोनिक विलाई से बात करता है, यानी उसी में डूबा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसी में तैरते रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे, ऐसे तो सोच रहे थे कि नहीं बताए, लेकिन बता देते हैं, जो मदर HIV से ग्रसित होती है, बहुत बहुत बड़ा चांसेस होता है कि बच्चा को भी HIV हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड डायरेक्टली बात करते रहता है प्लासेंटा में, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही दम ध्यान लगाकर उस बेबी को निकाला जाता है। थोड़ा सा भी ब्लड का इधर उधर डिफ्यूजन हो गया किसी भी तरीके से तो फिर बच्चा भी अफेक्टेड हो जाएगा HIV। समझ में आ रहा है? ऐसे तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होता है कि होगा ही, लेकिन फिर भी बचने का भी चांसेस होता है, लेकिन हो सकता है। ये कैसा है? नॉन डेसिडियस है और मेटा डिस्क्वाइटल है, इसका नाम है, ठीक है ना, फीटस कोरियोनिक विलाई डायरेक्टली। तो ह्यूमन प्लासेंटा, हिमोकोरियल प्लासेंटा भी बोल सकते हैं, नॉन डेसिडियस भी बोल सकते हैं और मेटा डिस्क्वाइटल भी बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई ये तीनों नाम दे दिया है। ये बोर्ड से लेकर नीट तक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन सिंपलेस्ट टाइप प्लासेंटा, साधारण प्रकार के प्लासेंटा जो होते हैं वो 6 बैरियर्स सेपरेटली होते हैं मैटरनल ब्लड फ्रॉम द फीटल ब्लड। देखो क्या लिख दिया है, 6 बैरियर सेपरेट मैटरनल ब्लड फ्रॉम फीटल ब्लड, यानी इन दोनों के ब्लड से 6 बैरियर यहाँ पे काम करता है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, इसीलिए बहुत बारीकी से बातें तो कर रहा है लेकिन बैरियर्स भी मौजूद है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होता है कि उसे सेफली क्या कर दिया जाएगा, प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई मदर HIV नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में? या फिर ब्लड ग्रुप का दिक्कत हो जाए, RH फैक्टर डिफरेंट हो जाए, RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए बच्चे लोगों का। अगर मदर RH फैक्टर नेगेटिव है और बच्चा RH फैक्टर पॉजिटिव है तो ब्लड कोलैप्स होने का बहुत बड़ा चांसेस रहता है, इसीलिए बहुत ध्यान से। और इसीलिए स्टार्टिंग में या जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी प्रेगनेंसी को ये कर जाना यानी कोलैप्स कर जाना या फिर खत्म हो जाना, ये मेजर चांसेस होता है जो ब्लड ग्रुप चेंजमेंट वाला होता है। सेम ब्लड ग्रुप है तो बहुत बढ़िया है, जैसे कैसे समझते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या है? किसी को नहीं पता? बी पॉजिटिव। मैं मोस्टली, तुम्हारा? मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग मौजूद है उनका बी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन आप लोग अपना ब्लड ग्रुप जानिए। अरे ये बहुत ही कॉमन चीज है, एक्सीडेंट होगा, अरे ये दादा कैसन ये सब करता है लइकन सब भरल जवानी में, ये सब ब्लड ग्रुप नहीं पता है ये लोग के, कुछ नहीं बोलता है। जा चेक करवा के एकदम ध्यान में रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे उसमें एकदम पूछेगा, मैंडेटरी है कि ब्लड ग्रुप क्या है ड्राइविंग लाइसेंस में। आप या फिर अभी स्कूल में मैंडेटरी हो गया है, आप लोग तो प्राइवेट सब CBSE स्कूल से है तुम लोग जी, ये दोनों कैसे नहीं है? स्वीट पड़ा हुआ लगा, स्कूल में भी बहुत जरूरी है जानना। चल है ना वीडियो, स्कूल में बहुत जरूरी है ये जानना कि ब्लड ग्रुप क्या है। फेटल हो जाए, दिक्कत हो जाए, कट पड़ जाए, तुरंत ब्लड चढ़ाने की संभावना पड़े, कैसे चढ़ाएगा ब्लड? आज तो पता रहेगा तब तो तुमको, सबका अलग अलग होता है। बताओ, बहन का पता है लेकिन इसको नहीं पता है, तो बहन का चेक हुआ होगा, नहीं हुआ था। तो ये 6 बैरियर्स होते हैं। 3 बैरियर्स आर लॉस्ट इन ह्यूमन प्लासेंटा, 3 बैरियर्स ह्यूमन प्लासेंटा में खत्म हो जाते हैं। Umbilical cord is a flexible cord, is like a connecting of the fetus and the navel with the placenta and containing 2 umbilical arteries and 1 vein that nourishes the fetus and remove its wastage। बहुत ही बढ़िया बात, umbilical cord भी बोलते हैं हम लोग इसे। प्लासेंटा को कौन सा cord भी बोलते हैं? umbilical cord भी बोलते हैं। ये कैसा है? फ्लेक्सिबल है, एकदम फ्लेक्सिबल, इसलिए बच्चा कभी कभी उसमें लपटा भी जाता है अंदर अंदर। बेबी अगर मूवमेंट करते रहेगा, यूट्यूब वगैरह पे देखोगे द मूवमेंट ऑफ बेबी इन द यूटेरस, कैसे यूटेरस में गर्भाशय में बेबी का मूवमेंट हो रहा है। हालांकि उतना नहीं, लंबा भी होता है, जिसमें बेबी बाहर निकलता है, देखते हो एक निकलता है तुरंत उसको काट के फिर बांध दिया जाता है, वही नेवल होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर जो कनेक्टिंग होता है फीटस का, किससे कनेक्ट होता है? नेवल। नेवल का मतलब नाभि, यही बात कर रहे थे। हाँ बस, अगर बेबी बड़ा प्रेजेंस होता है तो उसको मतलब शीशा में क्यों रखा जाता है? तुरंत बता रहे हैं, देखो ये वाला लाइन खत्म कर लो। विद द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा के साथ हो गया। एंड कंटेनिंग 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, ये अम्बिलिकल कॉर्ड कितने आर्टरी को रखा? 2 आर्टरी। और कितने वेन को रखा? 1 वेन को। वेन का काम है इम्प्यूरिटीज को ले जाना और आर्टरी का काम है प्यूरिटीज को लाना, ठीक है? तो ये लाने और ले जाने के काम है। तो क्या लाया और ले जाया जाएगा? सर रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलेगा। सर रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन भी तो आएगा। सर खाना खा रहे हैं तो खाना में फूड मटेरियल भी तो आएगा ब्लड के थ्रू। और सर
वेस्ट मटेरियल, फिकल मटेरियल निकाल रहा है, क्योंकि बेबी जो है सारा कुछ उसी से काम करता है। तो ये सारे काम जो होंगे बेबी का नरिशमेंट से लेके वेस्टेज के रिमूव तक, ये यही दो अम्बिलिकल आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन से होता है। अब इनका प्रश्न था कि सर अगर कोई बड़ा ऑपरेशन से बेबी हो जाता है, क्या प्रश्न है, बड़ा ऑपरेशन से बेबी हो जाता है तो बेबी को शीशे में क्यों रखा जाता है? शीशे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो बेबी समय से पहले हो गया है। जेस्टेशन पीरियड कंप्लीटली 9 मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का। अगर सर्टेन केसेस में बेबी को मुश्किल हो रहा है अंदर डेवलप होने में, कोई परेशानी हो गई, बेबी अगर फिक्स कर दिया, और वो उसके बहुत तरीके हैं कि वो फिक्स कर दिया, ठीक है, एक्टिव हो गया वहां पर, या फिर बेबी का डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, बेबी अब खत्म होने के कगार पे है, कोलैप्स होने के कगार पे है अगर वुम्ब में रहा तो, ठीक है, कोई बीमारी हो जाए मदर को जिसकी वजह से बेबी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आपने कई बार सुना होगा कि मदर को जॉन्डिस हो जाए तो बेबी को भी 90 से 95% चांसेस होता है कि बेबी को भी जॉन्डिस हो जाएगा। गर्भ में बेबी को जॉन्डिस हो जाता है अंदरे अंदरे, तो उस सब केसेस में हम लोग उसे इंक्यूबेटर एथी में रखते हैं, शीशे में जो आप बोल रही हैं ग्लास, उसको इंक्यूबेटर ग्लास कहते हैं, जहां पे वो सारे एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स दिए जाते हैं जैसे माँ के गर्भ के जैसा, क्योंकि बेबी अभी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है 9 में, लेकिन हाँ 7वें महीने 8वें महीने इस सब में बच्चे लोग कंप्लीट डेवलप्ड हो जाते हैं अंदर में, यानी सारा बन जाता है, लेकिन 9वें महीने तक बेबी हेल्दी होते हैं। अब सतमासु यानी 7 महीने में जो बच्चा निकला, उस बच्चा पूरा डेवलप नहीं, एकदम एक ही लगेगा, बहुत छोटा लगेगा, लगे जा क्या है जाने नहीं उसमें तो माँ का बचने का चांस भी कम रहता है ना। हाँ, तो इसीलिए तुरंत निकाला जाता है। नहीं तो बड़ा ऑपरेशन में माँ के बचने का चांसेस, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन में सर्टेन जो सारी इक्विपमेंट से लगा दिए, उसमें माँ का बचने का चांसेस कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी 9 महीने पे ही वो सारा रिफ्लेक्सेस स्टार्ट होता है। प्रेगनेंसी के दौरान में कितने महीने में रिफ्लेक्सेस स्टार्ट होगा? 9 महीने में। तो पहले के केसेस में जब हमारा मेडिकल इतना इक्विपमेंट अच्छा नहीं था, इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उसमें दोनों को खतरा होता था, माँ को भी और बच्चे को भी, क्योंकि बच्चा निकलेगा नहीं और माँ के घर में रहेगा तो पेट फाड़ेगा, तो पेट को सिएंगे कैसे, ठीक है। अब ना बहुत सारे टेक्निक हो गए कि अगर हम लोग चीरा लगाए तो कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, तुरंत उसको कैसे सर्टेन करना है। नॉर्मल डिलीवरी में 1 से 2 दिन में घर भेज दिया जाता है, लेकिन जो ऑपरेशन वाला डिलीवरी होता है 15 से 20 दिन लग जाता है। क्यों? रिकवरी होने में, जो कट करता है। तो पहले के जमाने में ये सब थोड़ी थे, पहले के जमाने में चमाइन लोग चाहे घर के सदस्य लोग ही मोस्टली प्रेगनेंसी को करवाते थे गांव देहात में। समझ में आ रहा है ना? जो पहले के जमाने, यहाँ से आप लोग 35 साल पीछे चले जाइए, 50 साल पीछे चले जाइए, अपने दादा दादी से, नाना नानी से ये सब बारे में पूछिएगा तो पता चलेगा। क्लियर हो गया? यानी कम समय में बच्चे जन्म होते हैं। छोटा ऑपरेशन भी होता है तो उसमें भी तो रखा ही जाता है। हाँ, उसमें भी रखा जाता है। अगर बेबी का हेल्थ सही नहीं है तो बिल्कुल इंक्यूबेशन में रखा जाता है। नहीं, 9 महीने के बाद भी अगर बेबी जन्म ले लिया और 9 महीने में ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उसका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट लग रहा है, या कुछ तबीयत खराब है, या सांस नहीं ले पा रहा है बढ़िया से, तो उसको किस में रखा जाता है? हाँ, इंक्यूबेटर ग्लासेस में रखा जाता है। सांस नहीं ले पा रहा है या फिर उसका दिल का धड़कन कम है, इन सारी चीजों में तो डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में अपना रखता है, क्योंकि घर में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे? जिसको जानकारी नहीं है, तो जो डॉक्टर पढ़ते हैं वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। 9 महीने के बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें रखते हैं, लेकिन 9 महीने के बाद वाले में थोड़ा कम ही दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में उसको छोड़ दिया जाता है, जब सारा चीज स्टेबल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है तो। और 7 महीनों में डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि कम से कम कुछ दिन ऑब्जर्व में रखने दीजिए। कई बच्चे लोग 8 महीने में भी जन्म ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? कई बच्चे लोग 8 महीने में जन्म ले लेते हैं। कहता है बोथ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय वेट्रस जेली। इंपॉर्टेंट है, वेट्रस जेली के द्वारा क्या होता है? सराउंडेड होता है दोनों ब्लड वेसल्स। व्हिच ब्लड वेसल्स? आर्टरीज और वेन। The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of the carbon dioxide and excretory wastage material produced by the embryo. बहुत ही अच्छा लाइन है। प्लासेंटा का काम क्या है? What is the function of the placenta? ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। The function of placenta is to facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo. यानी ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, किसको? फीटस को, प्लासेंटा के थ्रू, एंड एम्ब्रियो जो है, एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ, और क्या रिमूव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्टेज
जो प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो के द्वारा। इसका फंक्शन हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे फंक्शन करे तो ये बना दीजिएगा, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू। देखो ये इंपॉर्टेंट और आया, ये वीवीआई है इसलिए क्योंकि ये नीट के क्वेश्चन से सारी चीज वही डाले हुए। प्लासेंटा कैसा क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है इंडोक्राइन टिश्यू के जैसा। इंडोक्राइन जब नाम लेगा तो ग्लैंड के रूप में आ जाता है। इट सिक्रीट्स द सेवरल हार्मोन, ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करेंगे जिसमें नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको हम लोग एचसीजी कहते हैं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन जिसको एचपीएल कहते हैं, क्योंकि ये प्लासेंटा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे ही बेबी जब बाहर आता है तो क्या निकलना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसे एचपीएल जो आप बात कर रहे हैं प्लासेंटल लैक्टोजेन, इससे मिल्क का प्रोडक्शन इनिशिएट होना शुरू होता है और यहां से फिर मिल्क आएगा तभी तो बेबी पिएगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ईटीसी आर द एसेंशियल फॉर अ मैटरनल और फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है ना। ये सारे प्लासेंटा जो होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे, इंडोक्राइन टिश्यू के जैसे काम किए और इसमें फीमेल को, ठीक है ना, ये जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उसको प्रोवाइड करते हैं और जो बच्चे लोगों के लिए भी हार्मोन है वो भी वो प्रोवाइड करता है प्लासेंटा, ठीक है। परेशानी क्या, बोलिए ना। देखिए ये है आपका फिगर, आप देख रहे हो, दिस इज द फिगर ऑफ कंप्लीट यूटेरस दैट अ बेबी इनसाइड द यूटेरस एंड कनेक्टेड विद द प्लासेंटा। प्लासेंटा में जो कनेक्टेड बेबी है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, मैं इस फिगर को समझा देता हूं। सी हियर, ये क्या है आपका, दिस इज वोम, लाइक अ फिगर ऑफ वोम, ठीक है ना। ये किसका फिगर है, वोम का, जिसको हम लोग गर्भ कहते हैं और गर्भ को एक नाम से और जानते हैं यूटेरस। क्या नाम से जानते हैं, यूटेरस, गर्भ। अब जब यहां पे है, ये जो फ्लूइड पाया जाएगा इसी को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और जो कैविटी पाया जाता है इसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक फ्लूइड इसलिए ये एमनियोटा ग्रुप में आ जाता है। मैमल्स इज रिसेंबल्ड टू एज अ एमनियोटा ग्रुप बिकॉज़ इट कंटेन्स एमनियोटिक फ्लूइड, यानी ये जो फ्लूइड अंदर में पानी में जो तैरता रहता है इस फ्लूइड को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और यही एमनियोटिक फ्लूइड, इट इज द साइन ऑफ नाउ द डिलीवरी इज टू, ये जो डिलीवरी है ये अब इज टू बी पॉसिबल, यानी ये अब संभव होने वाला है। क्योंकि देखते हैं ना लिक्विड डिस्चार्ज होने लगता है डिलीवरी के समय में, जब अंतिम चरण आता है। तो एलेंट्वाइज है, एलेंट्वाइज देखिए ये इससे जो जुड़ा हुआ पार्ट है प्लासेंटा से, इसी को एलेंट्वाइज कहा गया है। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो आप देख रहे हो दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, इसी का नाम दिया है कॉरियोन, ये बाहर में कॉरियोनिक, इसलिए ये जो लेयर दिया है कॉरियोनिक, और ये है एमनियोन। एमनियोन दैट इज अ लेयर that contain a fluid that is amniotic fluid, और ये amnion that's what it is known as amniota। अब यहाँ पे प्लासेंटल और अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने दिखाया है। ये देखिए कॉरियोनिक विलाई है, ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, ये कॉरियोनिक विलाई, और ये विलाई किससे जुड़ा हुआ है, देखिए आगे देख रहे हैं ना ब्रांचेस लाइक किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉरियोनिक विलाई है ये किसका पार्ट है, ये यूटेरस का सबसे अंतिम पार्ट है जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम वॉल, यानी यूटेरस का थर्ड पार्ट। और यही जो विलाई है ये क्या कनेक्ट कर दिया है प्लासेंटा को। ये आपका योक्सेक है, यही योक्सेक है। डेसिडुअल बैसिलस मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, ये थोड़ा डीप में दिखा दिया है, कोरियोनिक विलाई पूरा डीप में से करके आगे दिखाया। अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन, म्यूकस, कनेक्टिव टिश्यू और एमनियोन, ये चारों मिला के क्या नाम दे दिया है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम दे दिया है, आर्टरीज, वेन, कनेक्टिव टिश्यू और एमनियोन, ये सब मिला के क्या नाम दे दिया है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, यहां से देखिए ये दो आर्टरीज दिया है, एक वेन दिया है, ये म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू दिया है, और ये बाहर वाला लेयर को एमनियोन बोल दिया है, जो बाहर वाला लेयर है। कोरियोन फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, ये प्लासेंटा का कोरियोन फीटल प्लासेंटा है, डेसिडुअल इस तरीके से। तो ये थोड़ा डीप दे दिया, ये क्वेश्चन नहीं देगा, हालांकि अगर यहां से कुछ क्वेश्चन कर सकता है तो आपको करेगा एज अ फिगर वाइज, लेकिन हालांकि इस टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं देता है। हाँ, आपके नीट के एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके का क्वेश्चन देके पूछ देगा कि किस प्रकार का ये प्लासेंटा है, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या अभी जस्ट पढ़े थे, डेसिडुअस प्लासेंटा पढ़े थे ना, जस्ट इसके पीछे में क्या पढ़े थे, ये तीन मैंने, हिमोकोरियल प्लासेंटा, ठीक है ना, नॉन डेसिडुअस प्लासेंटा और मेटाडिस्क्वाइडल प्लासेंटा, यही नाम आप लोगों को देना है। चलिए आज के सेशन में हम लोग यही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे।
अच्छा ये वाला देख लीजिए, ये वाला फिर जो डेरिवेटिव्स है उसको अगले क्लास में कंप्लीट कर लीजिए। बोला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, किसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो लेवल है दूसरे हार्मोन का, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड में ये सारे हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इन सब हार्मोन्स का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब कि यूटेरस में जैसे ही इम्प्लांट हुआ बेबी आके यहाँ पर ओके ब्लास्टोसेल जो आके ट्रोफोब्लास्ट और जो आप देखे थे ना, ये जैसे ही इम्प्लांट हुआ जो इनर सेल मास है एम्ब्रियो का अंदर वाला, ये डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। उस लेयर को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, जो इनर लेयर होता है उसे हम लोग एंडोडर्म कहते हैं, और जो बीच वाला लेयर होता है उसे मेसोडर्म कहते हैं। ये दिखने लगता है कुछ देर के बाद ही। ये अंदर वाला एंडोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म और ये वाला एक्टोडर्म, पहले ये दो लेयर में आता है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट इस तरीके से होने लगता है। दिस थ्री लेयर गिव द राइज ऑफ ऑल टिश्यू, और ये तीन लेयर जो होता है ऑल टिश्यू को देता है। एक्टोडर्म में जो टिश्यू बनेंगे, मेसोडर्म में जो टिश्यू बनेंगे और इंडोडर्म में जो टिश्यू बनेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी के बाद। जो टर्म बोलेगा, जो एस्टेब्लिशमेंट होता है जर्म लेयर का, इनिशिएट करता है फाइनल फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। जब ये तीनों लेयर में चला आता है तब यहां से क्या स्टार्ट होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है ऑर्गेन का बनना। ब्रेन बनेगा, हार्ट बनेगा, ठीक है, लाइम्स स्टार्ट हो जाएंगे, आईज बनेंगे, नोज बनेंगे, आई लैशेस बनते हैं, ये सारे ये धीरे धीरे बच्चे में फिर दिखाई देने लगेगा और आपको फिर पता चलेगा। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म में क्या क्या बनेगा, मेसोडर्म में क्या क्या बनेगा और इंडोडर्म में क्या क्या बनेगा, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।